नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र में हम देखेंगे कि गुप्त वंश का इतिहास हम देख रहे हैं। और गुप्त वंश के इतिहास में हमने अभी तक चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका काल 320 से 335 ईस्वी तक था, ये देखा। और आज हम 335 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त पराक्रमांक का अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक राजा बना। समुद्रगुप्त गुप्त सम्राटों में कई अर्थों में अद्वितीय था। उसने भारतीय इतिहास का एक महान सेनानायक, कुशल राजनीतिज्ञ व अजेय योद्धा माना जाता है। समुद्रगुप्त का आदर्श भारत के प्राचीन क्षत्रियों का परंपरागत आदर्श दिग्विजय और भारत का राजनीतिक एकीकरण था। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का हमारे पास जो मुख्य साधन है बच्चों, वो है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है। इस प्रशस्ति को अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर उत्कीर्ण कराया गया था, जिस पर अशोक के 6 स्तंभ लेख पहले से उत्कीर्ण हैं। बाद में इस स्तंभ को कौशाम्बी जो कोसम गांव इलाहाबाद से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है के किले में खड़ा कर दिया। इसीलिए इसे प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख कहते हैं। यह अभिलेख संस्कृत की चंपू भाषा, जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं, में लिखा गया है। इसकी कुछ पंक्तियां क्षतिग्रस्त भी हो गई है। लेख में कोई तिथि नहीं मिलती है। हो सकता है कि क्षतिग्रस्त भाग में कहीं तिथि रही होगी, लेकिन यह अभिलेख समुद्रगुप्त के जीवन काल का ही है। यह 360 ईस्वी के लगभग समुद्रगुप्त की दिग्विजय की परिसमाप्ति के बाद और उसके अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से पूर्व खुदा होगा, क्योंकि यह अश्वमेध का उल्लेख भी नहीं है। समुद्रगुप्त के अश्वमेध की जानकारी उसके सिक्कों से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। अशोक के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में किसी अन्य नरेश के विषय में इतना निश्चित और विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं होता है जितना कि समुद्रगुप्त के विषय में। इस अभिलेख की सहायता से समुद्रगुप्त की विजयों के विषय में विस्तार से जानकारी मिलती है। इन विजयों के फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। इस प्रशस्ति में उल्लेख आता है कि समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में अपना उत्तराधिकारी चुना। संभवतः यह उसका ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, क्योंकि पुत्रों में योग्यतम रहा होगा, इसीलिए इसे उत्तराधिकारी चुना गया। इस बात की भी झलक प्रशस्ति से मिलती है कि राजगद्दी के इच्छुक दूसरे राजकुमारों को गहरी निराशा हुई। राज दरबार में इस कारण तनाव का वातावरण उत्पन्न हो गया और यह संभव है कि समुद्रगुप्त को उसके विरोध अथवा विद्रोह का भी सामना करना पड़ा हो। नेक्स्ट है दिग्विजय। समुद्रगुप्त का शासनकाल सैनिक विजयों की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। प्रयाग प्रशस्ति का लेख 100 युद्धों में उसके रण कौशल का उल्लेख करता है, जिसके कारण उसके सारे शरीर पर घावों के निशान बन गए थे। इस प्रशस्ति में उसके विजयों की लंबी सूची मिलती है। विद्यार्थियों, समुद्रगुप्त ने सबसे पहले नागवंश के 2 राजाओं अच्युत्य और नागसेन को परास्त किया। उसके बाद कोटकुल्ज नामक राजा को हराकर पाटलिपुत्र पर अधिकार किया। उसके बाद पाटलिपुत्र विजय के बाद गुप्तों का इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र में आ गई और उसके बाद समुद्रगुप्त का दिग्विजय अभियान प्रारंभ हुआ। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की दिग्विजय का विस्तृत विवरण मिलता है। विभिन्न क्षेत्रों में उसके द्वारा की गई विजय इस प्रकार से है। पहला है आर्यव्रत की विजय। सबसे पहले समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत यानी उत्तरी भारत के 9 राजाओं को हराया। इनके नाम हैं रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन,
नंदिन, अच्युत और बालवर्मन। इसमें नागदत्त, गणपति नाग और नागसेन और नंदिन नाग वंशीय राजा जान पड़ते हैं, जिनके मथुरा और पद्मावती दो प्रसिद्ध केंद्र थे। अच्युत अहिछत्र का राजा रहा होगा। यह एक अन्य राजाओं को सही पहचान नहीं हो सकी। इन राजाओं को समुद्रगुप्त ने बलपूर्वक जीत कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इन विजयों के द्वारा समुद्रगुप्त ने गंगा, जमुना और दोआब या आर्यव्रत के विस्तृत क्षेत्र तक अपने राज्य की सत्ता स्थापित कर ली। दूसरा है मध्य भारत के आठविक राज्यों पर विजय। इसके बाद समुद्रगुप्त ने विंध्य पर्वत के आसपास के जंगली राज्यों को जीतकर अपने सेवक बना लिया और कुछ राज्यों को अपने राज्य में पूरी तरह से मिलाकर उनका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट है दक्षिणापथ की विजय। उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार के पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राजाओं को परास्त किया। वे इस प्रकार है: कौशल का महेंद्र, का महाकांतर का व्यग्रराज, कुराल का मंटराज, महेंद्रगिरी, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोट्टूर का स्वामीदत्त, एडरपल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, वेगी का पेंडवेगी जो एलोरा के 7 मील दूर उत्तर में कृष्ण और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था, का हस्तिवर्मन, पालवक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर, कुस्थलपुर का धनंजय, एरंडपल और देवराष्ट्र विशाखापट्टनम जिले के प्रदेश थे। उपयुक्त नरेश पूर्वी, दक्षिण और दक्षिणी भारत के राजा थे। इस सूची से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त की विजय वाहिनी सेना तमिलनाडु के कांची तक पहुंच गई थी और वहां पल्लवों को उनका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के राजाओं के प्रति आर्यव्रत के राजाओं से भिन्न नीति का अनुसरण किया। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में इस नीति के लिए राजगृह मोक्षानुग्रह शब्द का प्रयोग किया है। इस नीति के 3 अंग हैं: ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। अर्थात समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को पराजित कर इनके राज्य ने छीनकर उन्हीं को लौटा दिए। कालिदास कृत रघुनाथ वंशम में इस प्रकार की विजय प्राप्त करने वाले राजाओं को धर्म विजयी की संज्ञा दी है। वस्तुतः इस प्रकार की नीति का अनुसरण करके समुद्रगुप्त ने राजनीतिक दूरदर्शिता और व्यवहारिकता का परिचय दिया। इतने दूरस्थ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अधिकार बनाए रखने की सारी कठिनाइयों से बचकर उसने उन्हें अपनी उदारता से कृतज्ञ और अपने पराक्रम के प्रभामंडल के अंतर्गत बनाए रखा। नेक्स्ट है सीमांत राज्यों और गणराज्यों पर विजय। आर्यव्रत और दक्षिण पथ में समुद्रगुप्त की विजय सीमांत राज्यों और गणों को भयभीत कर दिया। उन्होंने बिना युद्ध किए ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। समुद्रगुप्त ने प्रचंड शासन को सर्वकार यानी सभी प्रकार के वार्षिक कर, दान, आज्ञाकरण और प्रमाण आगमन से परितुष्ट रखते थे। इनमें 5 राज्य और 9 गणराज्य थे। पड़ोस के विदेशी राज्यों द्वारा प्रभाव स्वीकार करना। समुद्रगुप्त के पराक्रम और यश का सूर्य ऐसा चमका कि पड़ोस के विदेशी राज्यों ने भी उसकी तेजस्विता को अनुभूत किया और समुद्रगुप्त से अधीनस्थ भाव से मैत्री संधि कर ली। इन विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त के वर्चस्व को स्वीकार कर 4 शर्तें मानी। पहला है आत्मनिवेदन, दूसरा है कन्योपायन, तीसरा है दान और चौथा है गरुड़दक। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने इन शर्तों से मालूम होता है कि समुद्रगुप्त और पड़ोस के विदेशी राज्यों में बराबर के मैत्री संबंध ही नहीं थे, बल्कि विदेशी राज्य समुद्रगुप्त के अधीन मित्र अवश्य थे। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त वास्तव में एक
चक्रवर्ती राजा था। उसने अपने दिग्विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसने धर्माधिकारियों के अभिलेखों अपने उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से समुद्रगुप्त को उस अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उद्धारकर्ता कहा है, जो चिरकाल से बंद हो गया था। इस अनुष्ठान के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने सोने के अश्वमेध शैली के सिक्के प्रचलित करवाए, जिन पर यूप यानी यज्ञ स्तंभ के सम्मुख अश्व को दिखाया गया है और लेख अश्वमेध पराक्रम अंकित है। समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व देखना भी विद्यार्थियों हमारे लिए आवश्यक है। समुद्रगुप्त की गिनती भारत के महान विजेताओं और परम पराक्रमी सेना नायकों में की जाती है। उसके सिक्कों पर मुद्रित पराक्रम, व्याघ्र पराक्रम तथा अप्रतिरथ जैसी उपाधियां उसके प्रचंड पराक्रम और अद्भुत शौर्य को रेखांकित करती है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि उसे सदैव अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम का ही सहारा था। वास्तव में उसने भुजबल से भारतवर्ष में एक बड़े भूखंड पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया। इस प्रकार पुनः देश की राजनीतिक एकता स्थापित हो गई। वास्तविक अर्थ में चक्रवर्ती सम्राट था। वह लोभ विजयी तथा असुर विजयी न होकर धर्म विजयी था। विद्यार्थियों, समुद्रगुप्त एक कूटनीतिज्ञ भी था। उसने देश काल के अनुकूल भिन्न भिन्न नीतियों का अनुसरण किया और अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का भी परिचय दिया। आर्यव्रत में उसने अनुकूल और प्रबोधारण की नीति का पालन करते हुए उस क्षेत्र के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, परंतु दक्षिण पथ में उसने ग्रह मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। सीमावर्ती राज्यों में उसने अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। विदेशी राज्यों के साथ मैत्री पूर्ण संबंध स्थापित किए। महान योद्धा होते हुए भी वह अत्यंत दयालु था। उसकी बुद्धि सदैव कृपण, दीन, अनाथ और आतुर मनुष्यों की सहायता में लगी रहती थी। वह असाधु का विनाशक था और साधु के उत्थान का कारण था। समुद्रगुप्त शास्त्रों का भी ज्ञाता था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार वह संगीत के ज्ञान में नारद और तुम्बरू को भी लज्जित करता था। समुद्रगुप्त ने संगीत प्रेम की पुष्टि उसकी वीणा शैली की मुद्रा से होती है, जिस पर उसने वीणा बजाते हुए दिखाया है। वह कविता भी करता था और कविराज की उपाधि से प्रसिद्ध भी था। वह विद्वानों, कवियों और कलाकारों का आश्रयदाता था। उसने अपने उदार पुरस्कारों के द्वारा सरस्वती और लक्ष्मी के विरोध को मिटा दिया था। प्रयाग प्रशस्ति का प्रतिभाशाली रचयिता हरिसेन उसकी राज्यसभा में रहता था। डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान महावसु का आश्रयदाता था। धार्मिक क्षेत्र में विद्यार्थियों, समुद्रगुप्त परंपरागत धर्म की मर्यादा को स्थापित करने वाला था। वह शास्त्रों द्वारा विहित मार्ग पर चलता था। उसने गरुड़ राज चिन्ह से प्रतीत होता है कि गरुड़ वाहक विष्णु का भक्त था। इस प्रकार समुद्रगुप्त आगे आने वाले समय में भौतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का ज्वलंत प्रतीक था। इति नमस्कार।